मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि हम सच में अपने घर में शिफ्ट हो रहे हैं। अपने घर में नहीं, अपने महल में। अच्छा, महल? हाँ मैडम, अब आप इस महल की रानी हैं। और तुम? मैं तो आपका गरीब सा नौकर हूँ। हाँ, वो तो शादी के बाद से दिख ही रहा है। रोहन और प्रिया एक ही कंपनी में काम करते थे। दोनों की मुलाकात ऑफिस में हुई थी। धीरे धीरे दोस्ती हुई और फिर दोस्ती प्यार में बदल गई। कुछ समय बाद रोहन ने प्रिया को शादी के लिए प्रपोज किया और प्रिया ने खुशी खुशी हां कह दिया। प्रिया की जिंदगी हमेशा से आसान नहीं थी। जब वह बहुत छोटी थी तभी उसके माता पिता इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे। माता पिता के जाने के बाद प्रिया बिल्कुल अकेली रह गई थी। लेकिन कुछ समय बाद उसके चाचा और चाची उसे अपने घर ले आए। उन्होंने कभी उसे यह महसूस नहीं होने दिया कि वह उनकी अपनी बेटी नहीं है। उन्होंने उसे भरपूर प्यार दिया और अच्छी परवरिश दी। पढ़ाई पूरी करने के बाद उसे एक अच्छी कंपनी में नौकरी मिल गई। कुछ साल पहले एक सड़क दुर्घटना में उसके चाचा और चाची की मृत्यु हो गई। उनके जाने के बाद उनकी सारी संपत्ति और कारोबार प्रिया के नाम हो गया। बेशुमार दौलत होने के बावजूद प्रिया के दिल में हमेशा अपने परिवार की कमी रही। कार बंगले के सामने आकर रुकती है। प्रिया उत्साहित होकर बाहर निकलती है। वह कुछ पल बंगले को देखती रहती। वाह, ये तो तस्वीरों से भी ज्यादा खूबसूरत है। मैंने कहा था ना, तुम्हें पसंद आएगा। पसंद? मुझे तो इससे प्यार हो गया है। अब से ये हमारा घर है। तभी लगभग 60 साल की एक महिला मुस्कुराते हुए उनकी ओर आती है। वह घर की केयरटेकर शंभू काकी है। नमस्ते साहब, नमस्ते बहू जी। कैसी हो शंभू काकी? बस साहब, आपकी कृपा है। शंभू काकी सामान उठाने लगती है। अरे नहीं काकी, हम मदद कर देते हैं। नहीं बहू जी, आज आप मेहमान हैं। कल से ये घर आपका है। अब घर के अंदर आइए। सभी लोग घर के अंदर जाने लगते हैं। जैसे ही रोहन और प्रिया घर के अंदर दाखिल हुए, उनकी नजर उस विशाल ड्राइंग रूम पर पड़ी। घर अंदर से बेहद खूबसूरत था। महंगे फर्नीचर, दीवारों पर लगी पुरानी तस्वीरें और चमकता हुआ संगमरमर का फर्श, सब कुछ किसी सपनों के घर जैसा लग रहा था। लेकिन उस खूबसूरती के पीछे एक अजीब सा सन्नाटा छिपा हुआ था। इतना बड़ा घर होने के बावजूद वहां कोई आवाज नहीं थी, मानो दीवारें खुद अपनी सांसें रोककर किसी का इंतजार कर रही हों। हवा का हल्का झोंका आते ही पुराने पर्दे धीरे धीरे हिलने लगते थे और घर के कुछ कोने ऐसे थे जहां दिन के उजाले में भी अंधेरा जमा हुआ दिखाई देता था। सफर की थकान के बाद तीनों नाश्ते के लिए डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ गए। शंभू काकी चाय रखती है। टेबल पर तरह तरह के स्वादिष्ट व्यंजन सजे हुए थे। गर्मा गर्म पोहा, कुरकुरे स्नैक्स, ताजे फल और मिठाई में गुलाब जामुन रखे हुए थे। खिड़कियों से आती धूप पूरे कमरे को रोशन कर रही थी और पहली नजर में सब कुछ बिल्कुल सामान्य लग रहा था। प्रिया घर को देखते हुए मुस्कुराती है। इतना बड़ा घर खाली क्यों पड़ा था? बहू जी, आसपास के लोग कहते हैं कि इस घर में भूत का साया है। कुछ क्षण के लिए सन्नाटा छा जाता है। प्रिया चौंक कर उसकी ओर देखती है। लो, शुरू हो गई। नहीं साहब, मैं मजाक नहीं कर रही। कई लोगों ने यहाँ अजीब चीजें देखी हैं। रात में औरत के रोने की आवाज, खाली कमरों में कदमों की आहट और रोहन हंस पड़ता है। काकी, ये सब पुरानी कहानियां हुआ। हर पुराने घर के साथ ऐसी अफवाहें जुड़ जाती हैं। शंभू काकी चुप हो जाती है, लेकिन उसके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई देती है। प्रिया घर देखने के लिए ऊपर जाती है। वह गलियारे में धीरे धीरे चल रही है। तभी सामने वाले कमरे के पास से एक औरत गुजरती दिखाई देती है। लाल ड्रेस, लंबे बाल, धीमी चाल। वह कुछ ही सेकंड में गायब हो जाती है। हेलो? कोई जवाब नहीं।
वह जल्दी से उस ओर जाती है। लेकिन वहां कोई नहीं होता। कमरा खाली है। प्रिया के चेहरे पर घबराहट आ जाती है। उसी समय पीछे से रोहन की आवाज आती है। क्या हुआ? अभी अभी यहाँ कोई औरत थी, मैंने अपनी आंखों से देखा। तुम सुबह से सफर कर रही हो, थकी हुई हो, शायद तुम्हें भ्रम हुआ होगा। नहीं रोहन, मैं सच कह रही हूँ। आराम करो, सब ठीक हो जाएगा। रोहन उसका हाथ पकड़कर नीचे ले जाने लगता है। दिन भर चहल पहल से भरी रहने वाली सड़क अब पूरी तरह सुनसान हो चुकी थी। दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाजें उस खामोशी को और भी डरावना बना रही थी। दिन में खूबसूरत दिखने वाली वही हवेली रात के अंधेरे में किसी डरावने राज को अपने अंदर छिपाए खड़ी थी। उसकी ऊपरी मंजिल की एक खिड़की का पर्दा अपने आप धीरे धीरे हिल रहा था, मानो कोई अंदर से बाहर झांक रहा हो। रात काफी हो चुकी थी। पूरे दिन की थकान के बाद रोहन और प्रिया अपने कमरे में गहरी नींद सो चुके थे। कमरे में सिर्फ खिड़की से आती चांद की हल्की रोशनी थी। चारों तरफ गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था। अचानक ठंडी हवा का एक तेज झोंका कमरे में दाखिल हुआ। खिड़की के पर्दे अपने आप हिलने लगे। धीरे धीरे प्रिया की आंख खुली। वह नींदी हालत में इधर उधर देखने लगी। सब कुछ बिल्कुल शांत था। तभी उसे महसूस हुआ कि रोहन के दूसरी तरफ कोई और भी लेटा हुआ है। पहले तो उसे लगा शायद अंधेरे की वजह से उसे भ्रम हो रहा है, लेकिन अगले ही पल वो आकृति धीरे धीरे उसकी ओर मुड़ी। उसका चेहरा पूरी तरह जला हुआ और होठों पर एक भयानक मुस्कान। प्रिया की सांसें रुक गईं। वो डर के मारे हिल भी नहीं पा रही थी। तभी वह औरत रोहन की ओर करीब सरक गई। उसने अपना एक हाथ रोहन के सीने और बिना पलक झपकाए सीधे प्रिया की आंखों में देखते हुए फुसफुसाई, ये मेरा है। उसकी आवाज इतनी डरावनी थी जैसे किसी कुएं की गहराई से आ रही हो। प्रिया पूरी ताकत से चीख पड़ी। रोहन तुरंत घबराकर उठ बैठा। प्रिया, क्या हुआ? प्रिया कांपते हुए उसी जगह उंगली दिखाती है। वो यहीं थी, वो तुम्हारे पास लेटी हुई थी। रोहन उस तरफ देखता है, लेकिन वहां कोई नहीं था। सिर्फ तकी पर हल्की सी सिलवट बनी हुई थी। रोहन प्रिया का हाथ पकड़ता है। प्रिया, तुम्हें बुरा सपना आया है, शांत हो जाओ, यहाँ कोई नहीं है। लेकिन प्रिया अच्छी तरह जानती थी कि उसने जो चेहरा देखा था वह कोई सपना नहीं था। अगली सुबह प्रिया की नींद तो खुल गई, लेकिन डर अभी भी उसके मन में था। रात की वो डरावनी आवाज और जला हुआ चेहरा उसे बार बार याद आ रहा था। रोहन नाश्ता कर रहा है। प्रिया चुपचाप बैठी है। क्या हुआ? अब भी उसी बात के बारे में सोच रही हो? प्रिया, नया घर है, नई जगह है, थोड़ा वक्त लगेगा, सब ठीक हो जाएगा। रोहन ऑफिस जाने के लिए कार में बैठता है। शाम तक आ जाऊंगा। कार धीरे धीरे हवेली से बाहर निकल जाती है। प्रिया कुछ देर तक उसे जाते हुए देखती रहती है। फिर जैसे ही वह वापस मुड़ती है, उसकी नजर सड़क के दूसरी तरफ खड़े एक आदमी पर पड़ती है। वह लगभग 55 साल का था। साधारण कपड़े, बिखरे हुए बाल और उसकी नजरें लगातार सिर्फ प्रिया पर टिकी हुई थी। पहले तो प्रिया ने उसे अनदेखा कर दिया, लेकिन अगले दिन भी वो आदमी वहीं खड़ा था, उसी जगह, उसी तरह, बस प्रिया को घूर रहा था। प्रिया का सब्र जवाब दे गया। वह गुस्से में तेज कदमों से उस आदमी की तरफ बढ़ गई। शर्म नहीं आती आपको? अपनी बेटी की उम्र की लड़की को इस तरह घूरते हुए? 2 दिनों से देख रही हूँ।
आखिर चाहते क्या हैं आप? अगर दोबारा इस तरह मुझे घुरा तो सीधा पुलिस बुला लूंगी। आदमी एकदम घबरा जाता है। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। नहीं बेटा, तुम मुझे गलत समझ रही हो। मैं तुम्हें नहीं देख रहा था। मैं तो बस तुम्हारे पीछे खड़े साए को देख रहा था। प्रिया चौंक कर पीछे मुड़कर देखती है। वहां कोई नहीं होता। वह दोबारा उस आदमी की तरफ देखती है। क्या बकवास कर रहे हैं आप? आदमी एक पल के लिए चुप हो जाता है। वह हवेली की ओर देखता है, फिर धीमी आवाज में कहता है, तुम यहां रहने नहीं आई हो, तुम्हें यहां बुलाया गया है। और जिसने तुम्हें बुलाया है वो अभी गई नहीं है। हवेली के अंदर से शंभू काकी की तेज आवाज गूंजती है। प्रिया बेटा। प्रिया एक पल के लिए पीछे मुड़कर हवेली की तरफ देखती है, फिर तुरंत दोबारा उस आदमी की तरफ मुड़ती है। लेकिन वह आदमी वहां नहीं था। सड़क बिल्कुल खाली थी, मानो वहां कोई आया ही ना। उस आदमी की बातें प्रिया के दिमाग में बार बार गूंज रही थी। आखिर वो किसकी बात कर रहा था? और शंभू काकी ने ठीक उसी समय उसे क्यों बुलाया? प्रिया तेजी से हवेली के अंदर आती है। शंभू काकी रसोई में चाय बना रही होती है। काकी, बाहर जो आदमी खड़ा था वो कौन है? शंभू काकी के हाथ एक पल के लिए रुक जाते हैं। अरे उसकी बातों पर ध्यान मत देना बहू जी। वो गांव नहीं, इस इलाके का पागल है। जो भी नया आता है उसे ऐसी ही उल्टी सीधी बातें कहता रहता है। लेकिन उसे देखकर ऐसा नहीं लगा जैसे वो झूठ बोल रहा हो। ये सुनते ही शंभू काकी के चेहरे की मुस्कान गायब हो जाती। कुछ बातें जितनी कम जानो उतना अच्छा होता है। तुम बस उस आदमी से दोबारा कभी बात मत करना। इतना कहकर शंभू काकी जल्दी जल्दी वहां से चली जाती है। पहली बार प्रिया को महसूस हुआ कि शंभू काकी उसे कुछ छिपा रही थी। तभी पूरी हवेली में एक औरत के रोने की आवाज गूंज उठी। आवाज ऊपर वाले गलियारे से आ रही थी। डरते डरते प्रिया सीढ़ियां चढ़ने लगती है। गलियारे के आखिर में वही बंद कमरा था। उसी कमरे के अंदर से आ रही थी। प्रिया कांपते हाथों से धीरे धीरे दरवाजा खोलती है। कमरे के अंदर कोई नहीं था और रोने की आवाज भी अचानक बंद हो चुकी थी। प्रिया ने पूरे कमरे में नजर दौड़ाई, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसे लगा शायद उसे फिर से भ्रम हुआ है। वह मुड़कर कमरे से बाहर जाने लगती है। तभी उसे ऐसा महसूस होता है जैसे उसके ठीक पीछे कोई खड़ा हो। प्रिया धीरे धीरे पलटती है। प्रिया घबराकर पीछे हटती है। उसका पैर किसी पुराने संदूक से टकराता है। संदूक में पड़े पुराने कागज, तस्वीरें और कुछ दस्तावेज पूरे कमरे में बिखर जाते हैं। प्रिया घबराई हुई जमीन पर पड़े उन कागजों की ओर देखने लगती है। शंभू काकी दौड़कर कमरे में आती है। वह तुरंत सारे कागज समेटकर संदूक में रख देती है। तुम्हें इस कमरे में नहीं आना चाहिए था। आज के बाद इस कमरे के आसपास भी मत दिखना। इतना कहकर शंभू काकी संदूक लेकर वहां से चली जाती है। अब प्रिया को यकीन हो चुका था कि शंभू काकी उससे कोई बहुत बड़ा सच छिपा रही थी। संदूक छिपाने के बाद शंभू काकी तेजी से अपने कमरे की ओर चली गई। कमरे के बाहर उसे जमीन पर खून से बने पैरों के निशान दिखाई दिए। वो निशान सीधे उसके कमरे के अंदर जा रहे थे। शंभू काकी घबराते हुए अंदर गई। लेकिन कमरा बिल्कुल खाली था। वो राहत की सांस लेने ही वाली थी कि तभी किसी ने उसका गला कसकर पकड़ लिया। शंभू काकी की आंखें डर से फैल गई। उसके सामने वही जला हुआ चेहरा, सफेद आंखें, डरावनी मुस्कान
अचानक उस औरत अपने नुकीले नाखून से शंभू काकी के चेहरे पर एक गहरा निशान बना देती है। वो गायब हो जाती है। कुछ देर बाद प्रिया भागते हुए वहां पहुंचती है। काकी, ये आपके चेहरे पर क्या हुआ? कुछ नहीं बहू जी, अंधेरे में गिर गई थी। तुम इसकी चिंता मत करो। इतना कहकर वो जल्दी से कमरे का दरवाजा बंद कर देती है। अगली सुबह रात की घटना ने शंभू काकी को पूरी तरह डरा दिया था, लेकिन प्रिया समझ चुकी थी कि काकी उससे कुछ छिपा रही है। शंभू काकी खाना बना रही होती है। प्रिया धीरे धीरे उनके पास आती है। काकी, कल रात क्या हुआ था? शंभू काकी नजरें चुरा लेती है। अरे बहू जी, मैंने कहा ना, अंधेरे में गिर गई थी। काकी, अब बहुत हो गया, प्रिया झूठ की मत आवाजें बोलिए। अब थोड़ी तेज हो आप जाती मुझसे है। कुछ छिपा रही हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं काकी, मैं जानती हूँ, आप उस आदमी को भी जानती हैं, और उस संदूक में भी कोई ऐसा राजा छिपा है जिसे आप मुझसे छुपा रही हैं। कुछ पल के लिए सन्नाटा छा जाता है। शंभू काकी की आंखें भर आती हैं। वह कांपती हुई आवाज, बहू जी, कुछ साल पहले मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी। अगर में उस बोलती दिन है मैंने तभी पीछे से रोहन की आवाज आती है। अरे, तुम दोनों यहाँ क्या बातें कर रही हो? शंभू काकी एकदम चुप हो जाती है। वह तुरंत अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लेती है। प्रिया, मैं ऑफिस निकल रहा हूँ, शाम तक आ जाऊंगा। रोहन चला जाता है। शंभू काकी धीरे से प्रिया के पास आती है। आज रात साहब के सो जाने के बाद मैं आपको सब सच बता दूंगी। शंभू काकी वहां से चली जाती है। प्रिया वहीं खड़ी रह जाती है। उसके चेहरे पर अब सिर्फ एक सवाल था। आखिर ऐसा कौन सा सच जिसे रोहन से भी छिपाया जा रहा था? रात के ठीक 12 बज रहे थे। चारों तरफ ऐसा सन्नाटा था मानो पूरी दुनिया थम गई हो। ठंडी हवा पेड़ों की शाखाओं को झकझोर रही थी। शंभू काकी हाथ में लालटेन लिए धीरे धीरे बगीचे में पहुंचती है। चारों ओर नजर दौड़ाती है। कुछ दूरी पर एक लड़की पीठ करके खड़ी है। लंबे बाल, बिल्कुल स्थिर। शंभू काकी राहत की सांस लेती है। बहू जी, मैं आ गई। वह धीरे धीरे उसके पास जाती है। बहुत इंतजार करवाया तुमने। बहू जी, लड़की धीरे धीरे मुड़ती है। जला हुआ चेहरा, सफेद चमकती आंखें, चेहरे पर डरावनी मुस्कान। शंभू काकी के हाथ से लालटेन छूट जाती है। अब सच बताने की जरूरत नहीं, मैं खुद सबका हिसाब पूरा कर दूंगी। अगले ही पल बिजली की रफ्तार से शंभू उसी समय दूर से दौड़ती हुई प्रिया बगीचे में पहुंचती है। प्रिया यह सब देखकर वहीं जड़ हो जाती है। उसकी सांसें तेज हो जाती हैं, आंखें डर से फैल जाती हैं। उसका पूरा शरीर कांपने लगता है। उसे समझ ही नहीं आ रहा था जो कुछ उसने अभी अपनी आंखों के सामने देखा वह कोई डरावना सपना था या फिर भयानक हकीकत। धीरे धीरे अपना सिर प्रिया की ओर घुमाती है। उसके होठों पर एक भयावह मुस्कान फैल जाती है। धीरे धीरे प्रिया की ओर